नमस्कार दोस्तों, मैं राम भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं आपकी शानदार जानदार जबरदस्त हिंदी कक्षा में, जहां पर हम लोग अपनी गलतियों को सुधारने के लिए एक बार फिर से आपके समक्ष उपस्थित हो चुके हैं, जिसका नाम है हिंदी डेमो वन। हिंदी की पहली क्लास है जिसको डेमो के नाम से संबोधित किया जा रहा है, परंतु है ये डेमो क्लास ही है ना, है ये मेन क्लास ही। नमस्कार, गुड इवनिंग गाइस। अब आपको लग रहा होगा सर अब तो रात हो गई, अब गुड इवनिंग क्यों बोल रहे हो? देखो, चाहे रात के 11 भी बज रहे हों, अगर जाकर के हम किसी से मिलते हैं और बातचीत करते हैं तब उसको गुड इवनिंग ही बोला जाता है। अगर मैं 10 बजे भी क्लास लूंगा तो मैं गुड इवनिंग ही बोलूंगा, और जब मैं क्लास खत्म करके अब आपसे टाटा बाय बाय कर रहा हूं देन मैं गुड नाइट बोलूंगा। यहां पे गुड नाइट नहीं बोला जाएगा, गुड इवनिंग बोला जाएगा। गुड इवनिंग गाइज, नमस्कार, कैसे हैं आप सब? एक बार प्यारी सी स्माइल के माध्यम से मुझे बताने का प्रयास करें। फिर आज शानदार डेमो आपका होगा। दिन में तो पता नहीं क्या हो गया था भाई साहब, लड्डू खा लिए थे क्लास ने और गड़बड़ हो गई थी। अपनी प्यारी सी स्माइल मुझे दिखा दीजिए, फिर आज की शानदार क्लास को हम लोग शुरू करने वाले हैं और कल 12 बजे ही ये डेमो आपका रहने वाला है। बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त, जिंदाबाद। चलिए चलिए, समय अधिक नहीं लगाएंगे और सीधे अपने काम पर आएंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि ये आपका डेमो वन है। क्या है? ये आपका डेमो वन है और आज से हम वर्णमाला शुरू करने वाले हैं। आपको मैं एक बात बताऊं, एक चीज समझाऊं कि ये आज पहली क्लास है। 3 क्लासेस यूट्यूब पर होंगी, आज की 13 की, फिर 14 की और फिर 15 की। 16 में जो क्लास होगी वो यूट्यूब पर नहीं होगी, वो RW एप्लीकेशन पर होगी। तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं आपको दे देता हूं। यह है आपका खाकी अगेन बैच, जिसकी सेवा राशि या जो शुल्क कह सकते हो आप, वो 799 रखा गया है। परंतु अगर आप इन 3 दिनों में, कौन से दिन में? आज, कल और परसों, तो इसको मात्र 639 में ले सकते हैं। और इसकी सुविधाएं वो सब आपको पता ही है, लाइव क्लासेस हैं, रिकॉर्डेड भी आपको मिल जाएंगी, डाउट ग्रुप है, देन क्लास नोट्स भी मिलेंगे मेरे द्वारा लिखा हुआ भी, और वो ये सब इत्यादि मिल जाएगा, मॉक टेस्ट इत्यादि। इसको ले कैसे सकते हो आप? इसको लेने का तरीका यह है कि आप RW एप्लीकेशन पर जाएं, या तो डायरेक्ट यहां पे क्लिक कर लें तो आप बाय नाउ पर आ जाओगे, या अगर यहां से नहीं आ पा रहे हो तो आप सीधे ऊपर यहां पे कैटेगरी पे क्लिक करो, RWA पे क्लिक करो। RWA पे क्लिक करने के बाद ये बैच दिख जाएगा, पेड क्लासेस, देन ये आ जाएगा बाय नाउ पर। यहां पर 799 दिखाई देगा। अप्लाई कूपन करना है UPP20, ठीक है, UPP20, कोई गैप नहीं रखना, एकदम से 639 का हो जाएगा, 160 का ऑफ मिल जाएगा। पे ऑनलाइन करके आप इसको रख सकते हो। बट अगर आपके मन में ये है, हाँ शायरी भी सुनाएंगे भाई साहब, सब सुनाएंगे, पर पहले पढ़ाएंगे, ठीक है? चलो, तो आपको पता है कि अगर आप SI वाला बैच भी पढ़ना चाहते हो, टीचर्स को एक्सचेंज करना चाहते हो, मैथ तो मेरे को राहुल सर से पढ़ना है और हिंदी मेरे को उनसे पढ़नी है, ऐसा आपको लगने लगे तो आप पढ़ सकते हैं। कॉम्बो बैच भी आप ले सकते हैं, जो दोनों बैच SI का और वो दोनों की तैयारी करना चाहते हो तो वैसे ये 1199 का है, पर 20% डिस्काउंट में ये 959 में आपको मिल जाएगा, जिसमें कॉम्बो 20 ये लगा करके कोड आप इसको ले सकते हो। खैर, ये आप देखो, इसकी ये जो टीम है आपकी, इस टीम को भी आप देख लीजिए, ये तो थानेदार बैच की टीम है। और इधर देख लीजिए खाकी बैच की टीम। सुबह 9 बजे दीपक भाटी सर क्लास ले रहे होंगे, 12 बजे मैं, कल 12 बजे ही लूंगा मैं क्लास, ठीक है? पता नहीं ऐसा क्या हुआ, क्या बीमारी हुई, और उसके बाद तुरंत ठीक हो गया ये। उसके बाद ये आपका हिस्ट्री चलेगा, देर पॉलिटी 1 बजे, उसके बाद 3 बजे रीजनिंग है, 4 बजे पहले ज्योग्राफी, देन इकोनॉमी, उसके बाद 6 बजे यूपीजी के आप ले ही चुके हो, अभी सर ने ली होगी, यशपाल सर ने। और स्टैटिक जी के 10 अगस्त से चलेगा, और साइंस, साथ में आपका साइबर क्राइम और सोशल मीडिया कम्युनिकेशन वगैरह, ये आपके एग्जाम के टाइम पर चल रहे होंगे। तो हम अब बस सीधे अपने टॉपिक पर चलते हैं। मैंने आपको हालांकि बताया था, पर मैं सिलेबस को थोड़ा सा आपके साथ साझा कर लेता हूं कि सिलेबस क्या है, फिर उसके बाद हम चीजों को बताना शुरू करते हैं, जानना आप शुरू करिए, ठीक है? देखो ध्यान से, देखो सिलेबस में आप ओके हो, सब चीज ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? एक बार मुझे थम्स अप करिए, हाँ एक बार। हाँ, SI में अभी तो मैंने 5 बजे डेमो लिया था उसका। हाँ चलिए,
एक बार थम्स अप करिए। रेडी हो आप? मैं थोड़ा सा आपको सिलेबस फटाफट बता देता हूं, फिर सीधे हम अपने टॉपिक पर चलेंगे वर्णमाला पर, क्योंकि इसको जान लेना थोड़ा सा जरूरी है दोस्तों। मजा आएगा आपको मेरे साथ बहुत। आप में से कितने लोग ऐसे होंगे जो मुझे पहली बार देख रहे होंगे, बट ये आज हमारी पहली मुलाकात है जो बहुत लंबी होएगी, और आप क्लास के लास्ट तक, एग्जाम टाइम तक हम लोग साथ जुड़े रहेंगे, और फिर हमारी मुलाकात होगी सम्मान समारोह में जो आने वाली भर्ती है। देखो इसमें आपके टॉपिक में क्या 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 चीज है, हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं। ये टॉपिक भाषा एवं बोली के नाम से आता है कि हिंदी का विकास कैसे हुआ, ये सब चीजें इसमें आती हैं, ठीक है। और हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं, कितनी बोलियां आती हैं, और उसके बाद यहां पर दूसरा पॉइंट है हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान, यानी कि आपको व्याकरण का मौलिक ज्ञान होना चाहिए। मौलिक मतलब मूल ज्ञान, मूल शब्द से मौलिक विशेषण बना। तो इसमें वर्णमाला, तत्सम तद्भव, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थी शब्द, वाक्यांश के जैसे होता है कि भाई जिसकी बहू मर गई हो, है ना, उसको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं जिसकी बहू मर गई हो, बताना भाई। जिसकी पत्नी न रही हो उसको क्या कहते हैं भाई, बताना एक बार। उसको क्या कहेंगे जी? न्यू स्टूडेंट्स का दिल से स्वागत है। आइए दोस्तों, जिसकी पत्नी मर गई हो उसको क्या कहा जाता है? हाँ, अब मैंने हरियाणा में ये क्वेश्चन पूछ लिया, मैं हरियाणा में भी क्लास लेता हूं। वो बता क्या कहते हैं, वो कह रहे जी उसको रंडुआ कहते हैं। मैं कहा भाई नहीं यार, रुक जाओ, किस पेपर में, किस ऑप्शन में जिसकी पत्नी मर गई हो और वहां पे लिख रहा हो ऑप्शन में रंडुआ? ऐसा कहीं लिखा हो सकता है भाई? मैंने कहा नहीं, उसको विधुर कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको? विधुर कहा जाता है। फिर वो अच्छा अच्छा ठीक है जी, हमारे यहाँ तो हरियाणा में ऐसे ही कहते हैं। मैं कहा नहीं भाई, तुम्हारे यहाँ गलत कहते हैं। तो ये वही वाली चीज है, ठीक है। वाक्यांश के लिए एक शब्द। उसके बाद समरूपी भिन्नार्थक शब्द जैसे उभय और अभय। उभय और देखने में, सुनने में लगभग लगभग एक जैसे लगे शब्द, परंतु उनके अर्थ अलग अलग हों, ये है। उसके बाद अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, यानी कि वाक्य शुद्धि वाला टॉपिक है। उसके बाद लिंग वचन कारक, लिंग वचन कारक। उसके बाद सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, वाच्य, अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, विराम चिन्ह, मुहावरे, लोकोक्ति, रस, छंद, अलंकार, सब कुछ है। आपको सब कुछ पढ़ना है कुल मिला के। उसके बाद अपठित बोधिय गद्यांश है आपका। यहां पर प्रसिद्ध कवि, लेखक और उनकी प्रसिद्ध रचनाएं, यानी कि यहां पर आपका क्या है, यहां पर आपका ये साहित्य वाला भाग है, हिंदी भाषा में पुरस्कार साहित्य वाला भाग है ये। तो हम सबकी सब चीजें देख रहे होंगे। अच्छा, मैं ये पूछ रहा था आपको, आपको लग रहा है कि मैं कितनी क्लासेस में इसको इफेक्टिवली कवर कर सकता हूं? बताओ कितनी क्लासेस होंगी आपकी? अगर मैं कहने लगूं कि पूरा का पूरा सिलेबस कितनी क्लास में कंप्लीट हो जाएगा, कितनी क्लासेस में कंप्लीट हो जाएगा, कितनी क्लास होंगी? आप अंदाजा लगाओ कितनी क्लासेस में मैं आपको इतना शानदार पढ़ाने वाला हूं कि आपका पेपर में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। आप सबको पता होना चाहिए। अच्छा, बता दिया था कि मैंने सुबह? ठीक है, देखो इसको हम 70 टू 75 क्लासेस में कंप्लीट करने वाले हैं। कितने में? 70 टू 75 क्लासेस में। और अगर आप इनका अंदाजा लोगे तो एक महीने में लगभग 20 क्लास आपकी होंगी, ठीक है। तो 20 3 60, तो 3 सवा 3 महीने के आसपास हमारा कोर्स चलेगा बढ़िया तरीके से। हमारे पास समय भी है, तो 70 से 75 क्लासेस में मैं आपको कंप्लीट हिंदी का मास्टर बना दूंगा। अगर आपने जिंदगी में आज तक हिंदी को टच भी नहीं किया है तो आप 3 महीने बाद, 3 सवा 3 महीने बाद हिंदी के महारथी होंगे। बस शर्त एक है कि आज पहली क्लास हो रही है, लास्ट क्लास तक मेरे साथ जुड़े रहना। कोई ज्यादा ही मुसीबत आ गई तो लाइव क्लास छोड़ना, नहीं तो लाइव आ जाना, पेन कॉपी लेके सिखा मैं दूंगा, ठीक है। इतना विश्वास आप रखना, और मैं सिखा दूंगा, यानी कि मेरे गुरुजन यहां हैं, उन गुरुजनों की कृपा से हम सीख लेंगे। अब देखो बिना देरी करे, अब सबसे पहले जो टॉपिक होता है, सबसे बेसिक टॉपिक जो होता है, वर्णमाला जो होता है, वो आधार होता है। तो अगर आपका हुक्म हो मेरे आका, तो आज का टॉपिक शुरू किया जाए। बताना एक बार, ये टॉपिक शुरू कर दूं मैं? आप तैयार हो? हालांकि हमने इसको शुरू किया था, बट पता नहीं सिस्टम में इसमें क्या हो गया था, क्या इसमें बीमारी आ गई थी, और पता नहीं क्या चीज है। बताओ। नहीं, नेट वो नहीं है, आपके नेट में प्रॉब्लम है। प्यारी सी स्माइल के साथ में एक बार। चलो देखो, हम हमेशा क्या काम करते हैं, कभी भी पढ़ना शुरू करते हैं तो सीधे ही क्या करते हैं, वर्णमाला, वर्णों का समूह, ऐसे ऐसे नहीं होती चीजें। चीजों को तरीके से समझना चाहिए, क्रम से चीजों को समझना चाहिए, सीक्वेंस के हिसाब से। जैसे किसी ने कहा भाई लिंग क्या होता है, जैसे हिंदी में टॉपिक है लिंग, तो एकदम से बोलने वाला बोलेगा उधर से कि भाई पुल्लिंग होता है, स्त्रीलिंग होता है। भाई गलत।
ऐसे नहीं बोलना है। सही तरीका क्या है कि अगर यहां पर कोई शब्द है, भाई अध्याय का नाम जो है, टॉपिक का नाम जो है, वो एक शब्द ही तो है, और अगर शब्द है तो उसका शाब्दिक अर्थ होना भी जरूरी है। तो वर्णमाला जो ये शब्द है, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। बहुत ध्यान से आनंद लीजिए। अब कमेंट्स क्या है, कमेंट्स की गति थोड़ा सा रोक दीजिए। अगर आप बिल्कुल कमेंट रोक दें तो मेरी तो आत्मा खुश हो जाएगी, और फिर मैं जब कहूंगा फिर आप दबा करके कमेंट करिएगा। देखो मैं रुकेंगे क्या। वर्णमाला दो शब्दों से मिलकर बना है, एक है वर्ण और एक है माला। तो आपने देखा होगा लोग गले में माला पहनते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं माला, और आपने देखा होगा फूलों की भी माला होती है। तो माला में क्या रहता है, जैसे माला है ये, ऐसे या तो मन के रहते हैं या फूल आपस में गुथे रहते हैं, गुंदे नहीं रहते, गुथे रहते हैं, गुथे। तो ऐसे चाह नहीं, है ना, चाह नहीं देवों के सिर, है ना, चाह नहीं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, और चाह नहीं देवों के सिर बैठूं अब भाग्य पर इथलाऊं, है ना, मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाएं वीर अनेक पुष्प की अभिलाषा। बहुत ही जानदार ये कविता है। तो आप जब भी किसी माला को देखते हो तो आपको क्या पता लगता है कि मनकों का समूह, ग्रुप, या किसका ग्रुप, या फूलों का समूह। तो कुल मिलाकर माला से जो हमको संकेत प्राप्त होता है प्यारे, वो किसका होता है, वो समूह का होता है। और समूह को ही अंग्रेजी भाषा में क्या कह देते हैं, समूह को ही अंग्रेजी भाषा में ग्रुप कह दिया जाता है। क्या कह दिया जाता है, ग्रुप कह दिया जाता है। चलो माला का तो हमने देख लिया। ये जो वर्ण शब्द है, ये अपने आप में कैसा शब्द है, वर्ण शब्द अपने आप में एक अनेकार्थी शब्द है। कैसा शब्द है, अनेकार्थी शब्द। क्या आप में से कोई ऐसा है जो अनेकार्थी शब्द के मायने मुझे बता सके? हाँ, हिंदी साहित्य सब मैं करवाऊंगा, आप चिंता मत करो, ठीक है, चिंता मत करो, बहुत ही शानदार तरीके से हम चीजों को करेंगे। क्या आप में से कोई बता सकता है कि अनेकार्थी या अनेकार्थक शब्द का क्या मतलब है? तो तुरंत शब्द से पूछो, हां जी, ये कहोगा हां जी। अनेकार्थी जी, वो कहेगा हां जी। आप कितने शब्दों से बने हो? तो अनेकार्थी शब्द भी अपने आप कहेगा कि भाई मैं भी दो चीजों से मिलकर बना हूं। यहां पर दीर्घ संधि हो रही है, आपको संधि नहीं आती होगी, घबराने की कोई जरूरत नहीं, मैं सिखा दूंगा। अनेक का मतलब क्या होता है, अनेक का मतलब एक से ज्यादा, है ना, अनेक, एक से ज्यादा, और अर्थी मतलब जिसके अर्थ निकलते हैं, एक से ज्यादा जिसके अर्थ निकलते हो उसको अनेकार्थी कहा जाता है। बहुत बढ़िया। तो अगर ये अनेकार्थी शब्द है तो इसके अर्थ निकलेंगे बहुत सारे। तो सबसे पहला एक इसका अर्थ क्या निकलता है, रंग निकलता है। क्या निकलता है, रंग। आपने देखा होगा क्या कहते हैं कि भाई इनका रंग कैसा है, तो बोलेगा पीत वर्ण है। आता है हिंदी में पीत वर्ण, पीत मतलब पीला, वर्ण मतलब रंग। श्याम वर्ण है, श्याम मतलब सांवला या काला रंग। कृष्ण वर्ण है, रक्त वर्ण है, रक्त मतलब लाल और वर्ण मतलब रंग। तो वर्ण का एक अर्थ रंग भी होता है, वर्ण का एक मतलब जाति भी होता है। आपने जैसे देखा होगा कि भाई वर्ण होते हैं कि भाई ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। देखो ध्यान से देखना, मैं मिटा दूंगा। देखो एक शब्द तो है ये वैश्य और एक शब्द है ये वेश्या। बहुत सारे लोग ये समझ ही नहीं पाते हैं कि कहां पर दो मात्राएं हैं, कहां पर एक मात्रा है। तो वैश्य शब्द है, वैश्य। अगर शब्दों का उच्चारण सही होगा लाला तो जीवन बहुत बढ़िया रहता है, उससे वर्तनी सुधर जाती है। ये जो वर्तनी के एक दो क्वेश्चन आते हैं ना, अगर आप उच्चारण ठीक रखेंगे तो ठीक हो जाएगा। जो बनिया होता है, बनिया कहते हैं ना, तो वो वैश्य होता है। और जबकि वह स्त्री जो क्या है, वह स्त्री जो पैसे के लिए देह व्यापार करती है उसको वेश्या कहा जाता है, वो वैश्या नहीं होता। ठीक है, तो यह चीज समझनी चाहिए। तो जाति ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इत्यादि। और उसके बाद तीसरा और महत्वपूर्ण अर्थ जो निकलता है वो आता है भाषा की सबसे छोटी इकाई। क्या है, भाषा की इकाई लिख देते हैं हम यहां पर, तो सबसे छोटी की चर्चा तो बाद में करेंगे। तो यहां पर ये तीन अर्थ निकलते हैं, परंतु इसमें से ग्राह्य अर्थ कौन सा है? ग्राह्य का मतलब किसको हम यहां पर लेंगे, क्योंकि एक शब्द के संस्कृत में एक शब्द के 64 तक मायने निकल जाते हैं और हिंदी में 16 तक अर्थ निकल जाते हैं, परंतु कहां पर कौन सा अर्थ लिया जाएगा, ये वहां के सर्कमस्टेंसेस,
वहां का संदर्भ, वहां का कॉन्टेक्स्ट डिसाइड करता है। तो ध्यान रखना, वर्णमाला में जो वर्ण है उसका जो अर्थ है वो ये भाषा की इकाई है, ना कि जाति और ना कि रंग। तो अब हमारे पास वर्णमाला का एक शाब्दिक अर्थ निकल करके आया, क्योंकि हमने वर्ण और माला दोनों को समझ लिया है। तो शाब्दिक अर्थ का मतलब क्या आया? वर्ण का मतलब भाषा की इकाई और समूह का, वर्णमाला का मतलब समूह। तो अगर मैं यहां पर वर्णमाला को, ध्यान से सुनिएगा, अब एक क्वेश्चन पूछूंगा मैं आपसे। यहां पर मैंने लिखा वर्णमाला क्या है, तो मैं लिखूंगा यहां पर कि वर्णमाला वर्णों का समूह है। क्या है? वर्णमाला वर्णों का समूह है। क्या यह बात सही है या नहीं? बताओ एक बार, बताओ एक बार। वर्णमाला वर्णों का समूह है, क्या यह बात सही है कि गलत है? यस और नो बताइए दोस्तों, सबका आंसर आना चाहिए एक तरफ से। हां, अगर आपका मन करे यूपीएसआई के लिए आप कर सकते हो, बट यूपीएसआई में कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो यहां पर नहीं है, जैसे पत्राचार इत्यादि, जैसे उसमें साहित्य बहुत डीप पूछा जाता है। क्या बोल रहे हो? यस। अरे भाई साहब, बहुत बढ़िया, आप तो कमाल कर रहे हो। तो अब वर्णों का समूह जब आपने बोल दिया, तो मैं यहां पर एक काम करता हूं, मैं वर्ण के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? समूह और आपके स्वर और व्यंजन दोनों आ जाते हैं। ओके, वर्ण में स्वर और व्यंजन दोनों आ जाते हैं। तो वर्णों का समूह, मैं यहां पर एक काम करता हूं, मैंने यहां पर लिखा अ, उसके बाद लिख दिया क, उसके बाद लिख दिया उ, उसके बाद लिख दिया री, उसके बाद लिख दिया ख, उसके बाद लिख दिया म, उसके बाद लिख दिया अण, उसके बाद लिख दिया ए, उसके बाद लिख दिया र, उसके बाद लिख दिया ह, फिर य लिख दिया, फिर का ये लिख दिया, आपका क तो हो गया हमारा, फिर लिख दिया मैंने यहां पर च, आदि आदि। इसी तरह से मैंने सारे के सारे वर्ण लिख दिए, 52 53 के 53 लिख दिए। तो जैसा आपने कहा कि वर्णमाला वर्णों का समूह है, तो मैंने एक समूह, एक ग्रुप आपके सामने रख दिया। तो आपके अनुसार ये जो समूह पूरा हमको दिखाई दे रहा है, इसको हम वर्णमाला कह देंगे, है ना? इसके अनुसार तो जो आपने कहा है, तो क्या ये वर्णमाला है? आपने जो कहा यस, जिन्होंने कहा यस वर्णमाला वर्णों का समूह है, तो मैंने एक समूह आपके सामने लिख दिया, एक ग्रुप आपके सामने लिख दिया। तो क्या इसको वर्णमाला कहेंगे? यस और नो? यस और नो, सबका आंसर। हाँ, यस और नो। तो आपका उत्तर क्या आएगा? आपका उत्तर आएगा, अरे सर क्या बता रहे हो, ये क्या पढ़ा रहे हो, ये वर्णमाला है। वर्णमाला में तो पहले स्वर आते हैं, अ आ ई उ री ए ऐ ओ औ अंगा का ख गा घ अंगा च छ ज झ य ट ठ ड ढ न त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श श ह क्ष त्र ज्ञ, ये ऐसे वर्णमाला पूरी होती है। आपने क्या कर दिया? तो इससे एक बात हमको पता लगती है कि वर्णमाला वर्णों के समूह को आप नहीं कह सकते हो। क्यों नहीं कह सकते हो? क्योंकि वर्णमाला में एक सिस्टम है, एक व्यवस्था है, एक क्रम है। पहले स्वर आते हैं, स्वरों के बाद व्यंजन आते हैं। व्यंजनों में भी पहले स्पर्श व्यंजन, फिर अंतस्थ व्यंजन, फिर ऊष्म व्यंजन, फिर बाद ही आगे आगे चीजें आती रहती हैं। तो वर्णों के समूह को वर्णमाला नहीं कहा जाता। यहां पर मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट जो आपको लिख लेना है, जो आपकी परीक्षा में डायरेक्ट पूछा जा सकता है, वर्णमाला क्या है? तो प्यारे आप एकदम से बोलोगे कि वर्णों का समूह नहीं, वर्णों का क्रमबद्ध समूह, यानी कि क्रम से सब चीजें रहेंगी, तब उसको वर्णमाला कहेंगे। वर्णों का क्रमबद्ध समूह कहेंगे, या एक परिभाषा और आ जाएगी, वर्णों का व्यवस्थित समूह। क्या कहेंगे बाबू? वर्णों का व्यवस्थित समूह, वर्णों का व्यवस्थित समूह कहा जाएगा। ये दो चीजें आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए। जब भी वर्णमाला पूछा जाएगा तो आपको क्या बताना है? आपको यह चीज बोल देनी है कि वर्णमाला वर्णों का क्रमबद्ध या व्यवस्थित समूह है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? ये सारा जो खेल समझाया गया वो इस बात के लिए। केवल अगर मैं लिख देता कि वर्णमाला ये है, तो वो चीज ठीक नहीं है। वो एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों के साथ में फेयर नहीं कर रहा होता है। क्यों बालको, बात समझ में आई कि नहीं आई? जल्दी थम्स अप करो। बहुत शानदार। अब हमने ये चीज समझ ली है। अब वर्ण के ऊपर थोड़ी सी चर्चा हमको करनी पड़ेगी। वर्ण के ऊपर थोड़ी सी चर्चा हमको करनी पड़ेगी। वर्ण के ऊपर थम्स अप करो एक बार सब लोग। हाँ,
हाँ दीवान जी वैसे पढ़ा है, कोई बात नहीं, नोट्स आप बनाए रखिए और रिवीजन करते जाइए। क्या तुम तो सो रहे हो भाई? तुम नहीं थम्स अप कर रहे हो, सो गए तुम तो, या नोट कर रहे हो? चलो, अब देखो वर्ण के ऊपर थोड़ी सी चर्चा और करने को बनती है, ध्यान से सुनना मेरी बात। वर्ण, वर्ण के ऊपर थोड़ी सी चर्चा और बनती है करने के लिए। देखो, वर्ण के बारे में हमने अभी देखा भाषा की इकाई है, ठीक है। वर्ण क्या है? भाषा की इकाई है। इकाई मतलब यूनिट, इंग्लिश वाले भी होंगे तो मैं थोड़ा बताना, मैं परहेज नहीं करता अंग्रेजी शब्दों से, थैंक यू गाइज, ठीक है, मैं परहेज नहीं करता कभी भी इन चीजों से। देखो वर्ण, देखो जैसे हम कभी क्या करते हैं, जैसे शरीर, आपने बायोलॉजी पढ़ी होगी, आपने जीव विज्ञान पढ़ा होगा, तो जीव विज्ञान में कहते हैं शरीर का निर्माण कैसे होता है। तो आप अभी बोलोगे सर सबसे पहले कोशिका होती है, सेल होती है, कोशिका कोशिका मिलके उतक बनाते हैं, उतक उतक से मिलके अंग बनते हैं, अंग अंग से मिलकर अंग तंत्र बनते हैं, ठीक है, और अंग तंत्रों के मिलने से पूरा शरीर निर्मित हो जाता है। तो शरीर की इकाई अगर पूछी जाती तो क्या कहा जाता है? कोशिका कही जाती है। उसी प्रकार अगर भाषा एक शरीर है, अगर कोई भाषा एक शरीर है, तो उस शरीर में कोशिका का काम करते हैं कौन? वर्ण। उस शरीर में कोशिका का काम करते हैं वर्ण। वर्ण वर्ण मिलकर के अक्षरों का निर्माण करते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों को झटका लग गया होगा कि सर वर्ण और अक्षर तो एक ही होते हैं। तो प्यारे बच्चे, डियर फेलो, वर्ण को अक्षर नहीं कहा जाता। वर्ण अलग चीज होती है, अक्षर अलग होता है। जन सामान्य सामान्य व्यवहार में वर्ण को अक्षर कह दें तो कोई बात नहीं है, ठीक है। एक बार बताना, कुछ क्लियर नहीं है क्या? हम्म, एक मिनट, ब्लर दिख रहा है? एक मिनट रुको, मैं देखता हूं। एक मिनट रुको दोस्तों, बहुत अच्छे सब चीजें नहीं भाई, एकदम क्रिस्टल क्लियर दिखाई दे रहा है। आप देखो आपका नेट खत्म हो गया होगा। हाँ, क्लियर नहीं दिख रहा है क्या? मैं तो क्रिस्टल क्लियर दिखाई दे रही हैं चीजें, एकदम क्लियर है, पढ़िए आराम से। तो वर्ण वर्ण मिलकर के अक्षर बनाते हैं। इन्हीं अक्षरों को क्या कहा जाता है? इन्हीं अक्षरों को शब्दांश कहा जाता है, शब्दों के हिस्से कहा जाता है। ये शब्दों के टुकड़े हैं। शब्दांश शब्दांश मिलकर या अक्षर अक्षर मिलकर शब्द का निर्माण करते हैं। किनका? शब्दों का, जिनको वर्ड्स कहते हैं। इन्हीं को पद कह दिया जाता है, शब्दों को ही पद कहते हैं। आगे मैं चल के बताऊंगा कि क्या है, किस तरह से है, ठीक है। शब्द के बाद पद आ गया। पद 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 मिलकर के क्या बनाते हैं? वाक्यांश बना देते हैं। क्या बना देते हैं? वाक्यांश बना देते हैं। 3 क्वेश्चन तैयार होंगे यहां से, गंभीरता से देखना। वाक्यांश बना लेते हैं और वाक्यांश वाक्यांश मिलकर के वाक्य बना लेते हैं। और वाक्य सबसे बड़ी यूनिट है, सबसे बड़ी इकाई है भाषा की। अब ध्यान से मेरी बात आप सुनिएगा, ध्यान से मेरी बात आप जानिएगा। वर्ण के बारे में जब भी पूछा जाए तो आपको बोलना है वर्ण भाषा की, ध्यान से, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। क्या है? वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। इससे छोटा कुछ होता ही नहीं। जैसे मनुष्य के शरीर में या किसी भी शरीर में कोशिका से छोटा कुछ नहीं है आधारभूत इकाई के तौर पर, ऐसे ही भाषा में वर्ण से छोटा कुछ भी नहीं है। उसके बाद शब्द के बारे में भी पूछा जाता है, ठीक है। शब्द के बारे में भी पूछा जाता है, शब्द क्या है? तो शब्द भी भाषा की सबसे छोटी इकाई है। अब आप कहोगे मास्टर जी या तो आपने नशे कर रखे हैं या आप हमको पागल मान रहे हो, ठीक है। यहां पर आपने क्या बताया? वर्ण क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई। और उसके बाद फिर से बोल रहे हो भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द को। तो 2 इकाइयां कैसे एक जैसी हो सकती, जबकि शब्द तो वर्ण से बड़ी इकाई है? तो पूरी बात सुन तो लो भाई। भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई है, यह ध्यान रखना, यहां पर एग्जामिनर उलझाता है। सार्थक, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई। सार्थक शब्द यहां पर आ रहा है। सार्थक का मतलब क्या है? जिसका अर्थ निकलता हो। भाषा की वो सबसे छोटी इकाई जिसका अर्थ निकलता है वो शब्द है, ये सार्थक इकाई है। ये दोनों परिभाषाएं केवल एक शब्द से अलग अलग होती हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई, शब्द भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई है। और वाक्य क्या है? वाक्य के बारे में अगर पूछा जाए तो आपको बोलना है भाषा की सबसे बड़ी इकाई। भाषा की सबसे बड़ी इकाई, इकाई, भाषा की सबसे बड़ी इकाई। इकाई में बाद वाली ई बड़ी होती है,
ठीक है, बाद वाली ई बड़ी होती है। तो ये 3 पॉइंट आप बहुत ध्यान रखिएगा कि वर्ण क्या है, भाषा की सबसे छोटी इकाई, शब्द क्या है, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई, और वाक्य क्या है, भाषा की सबसे बड़ी इकाई। तो अगर मैं यहां पर यही बात लिख दूं तो कोई इसमें क्या आ जाएगी बात, भाषा की, एक तो यह परिभाषा देखने को मिलती है, भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई, एक तो यह परिभाषा याद रखना। एक परिभाषा इसकी और इस्तेमाल की जाती है वर्ण की, मुख से निकली सबसे छोटी ध्वनि, मुख से निकली, मुख से निकली, मुख से निकली सबसे छोटी ध्वनि, मुख से निकली सबसे छोटी ध्वनि। ध्वनि को ही क्या कहते थे, ध्वनि तो हिंदी में है, उर्दू में इसी को आवाज कहते हैं, अंग्रेजी में इसी को साउंड कह देते हैं। ठीक है, मुंह से निकलने वाला सबसे छोटा साउंड क्या है, वर्ण कहलाता है, सबसे छोटी ध्वनि वर्ण है। ठीक है, और एक परिभाषा है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, दोनों बातें एक ही हैं, बस घुमा करके बातें। ये आप कहोगे सर जब एक से काम चल सकता था फिर दूसरी क्यों, तो दूसरी इसलिए क्योंकि दोनों की दोनों परिभाषाएं अलग अलग तरह से परीक्षा में पूछी गई है। ठीक है, यह बात ध्यान रखो। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई और मुख से निकली सबसे छोटी ध्वनि। मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूं, उसको ध्यान से आप देखें, उसको ध्यान से समझें। एक प्रश्न मेरे दिमाग में आ रहा है, एक प्रश्न मेरे दिमाग में आ रहा है। अगर मैं आपका एग्जामिनर हूं और 2 नंबर का एक क्वेश्चन सेट कर रहा हूं तो मैं यहां पर पूछूंगा भाषा की उत्तर देना आप लोग, पहले मैं क्वेश्चन लिख दूं पूरा। भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई है, और ऑप्शंस हैं आपके। ऑप्शन ए में क्या लिखूंगा मैं यहां पर, मैंने यहां पर लिखा शब्द, है ना। बी में लिखूंगा मैं यहां पर अक्षर, सी में मैं यहां लिखूंगा वाक्य, और डी में मैं यहां पर लिखूंगा ध्वनि। ध्वनि क्या है, ध्वनि। तो बताओ क्या उत्तर होगा, ए बी सी डी में से कौन सा होगा, बताइए। ए बी सी डी में से कौन सा होगा। भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द है, अक्षर है, वाक्य है, अथवा ध्वनि है। तो आप कहोगे मास्टर जी आपने फिर हमारे साथ में गड़बड़ कर दी है, यह बात तो ठीक नहीं है। अभी तो आपने बोला था कि भाषा की सबसे छोटी इकाई तो वर्ण होती है, यही तो बोला था मैंने कि भाषा की सबसे छोटी इकाई तो वर्ण होती है। मैंने कहा हाँ बताया, तो फिर इसमें ऑप्शन कहां है। तो आपको मैं एक बात बता दूं, आपको मैं एक बात बता दूं, ध्वनि को ही वर्ण और वर्ण को ही ध्वनि कहते हैं। जैसे बाहर किसी का नाम श्याम हो और घर में उसे काड़ू कहते हो, क्या कहते हो, हरियाणवी में कुछ कुछ, बाहर नाम हो श्याम और घर में कहते हो अरे काड़ू। सुनिए भाई, ये वेस्टर्न यूपी जैसा टच है थोड़ा सा, और ये हरियाणा का। तो क्या श्याम और काड़ू दोनों एक हैं या अलग अलग हैं। तो आप कहोगे सर नाम अलग अलग है पर काम तो एक ही है, बंदा एक ही है। तो वर्ण और ध्वनि ये दोनों एक ही चीज हैं। अगर एग्जामिनर भाषा की सबसे छोटी इकाई ऐसे दे दे ध्वनि, तो आपको ध्वनि पर क्लिक करना है, ध्वनि को टिक करना है, और ध्वनि की जगह अगर वर्ण भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि दोनों एक ही चीज है। पर यहां पर एक दिमाग में पॉइंट आना चाहिए, जब वर्ण और ध्वनि एक ही हैं तो फिर एक से ही काम क्यों नहीं चलाते, हम वर्ण ही क्यों नहीं कह देते, ध्वनि कहने की क्या जरूरत है। तो आपको मैं एक बात बताता हूं, आपको मैं एक बात बताता हूं। किसी ने कहा, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा अब, है ना। किसी ने कहा कि भाई वर्णमाला में, किसी ने कहा वर्णमाला में सबसे पहला जो वर्ण आता है उसको बोलो। तो सबसे पहला वर्ण क्या आता है, पूरी वर्णमाला में सबसे पहला वर्ण क्या है, बताओ मुझे एक बार। हां, वर्णमाला में सबसे पहला वर्ण कौन सा है, बताइए। वर्णमाला में सबसे पहला वर्ण कौन सा है, हां बिल्कुल आपने लिखा, मैं पढ़ रहा हूं उसको क्या कहते हैं, अ। तो मेरे मुंह से आवाज निकली, तो यानी कि आवाज अब क्या है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। जब मुंह से केवल आवाज निकलती है, ध्वनि निकल रही है, तब तो इसे ध्वनि ही कहा जाएगा, भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि। तो यहां पर आप बहुत ध्यान से देखिएगा, ध्वनि का मतलब क्या है, यह भाषा की सबसे छोटी इकाई का लिखित मौखिक रूप है,
ये क्या है? ध्वनि, आवाज निकली ना, अभी तक हमने कहीं लिखा तो नहीं, तो यहां पर आप लिखिए भाषा की इकाई का, छोटी तो आपको पता ही है, इकाई का मौखिक रूप है। इसको, ये क्या है? ये मौखिक रूप है, यानी कि अभी हमने मुंह से ही इसको बोला है, ये मौखिक रूप है। परंतु अगर आपने कह दिया मुझे कि भाई इसको आप लिख दो, जो आपने बोला है आप इसको लिख दो, तो मैं जैसे ही कॉपी पर ऐसे बनाऊंगा, अ लिखूंगा, तो जैसे ही मैं भाषा की उस सबसे छोटी इकाई को लिख दूंगा कॉपी पर, तो लिखित रूप वर्ण कहलाता है। मौखिक रूप क्या है? ध्वनि है। और लिखित रूप क्या है? लिखित रूप आपका वर्ण है। लिखित रूप क्या है? लिखित रूप आपका वर्ण है। इसको क्या लिखेंगे? भाषा की इकाई का, सबसे छोटी तो आपको पता ही है, भाषा की इकाई का लिखित रूप। बस इतनी बात याद रखनी है, वर्ण लिखित रूप है और ध्वनि क्या है? ध्वनि आपका मौखिक रूप है। बस ये चीज आप ध्यान रख लें और समझ लें। तो वर्ण के बारे में जो हमको डिस्कशन करना था वो हमने यहां पर किया। अब मुझे एक बात बताओ, क्या आपको वर्ण और ये भाषा का विकास क्रम, ये सारे पॉइंट, ये सब चीजें, ध्वनि और वर्ण के बीच का अंतर समझ में आया या नहीं? यस और नो? हाँ, वर्ण लिखित रूप है और ध्वनि क्या है? ध्वनि आपका मौखिक रूप है। अभी पूरा समय चलेगी, कल से 12 बजे रहेगी क्लास, आप चिंता मत करो, ठीक है? आज बस काम खराब हो गया यार, क्या करें? थम्स अप करो फटाफट, एनर्जी के साथ काम करो। मैं सुबह से पढ़ा रहा हूं, सुबह 10 बजे से अब तक लगातार। हाँ, क्या कहने मेरे भाई, कमाल हो गया। अभी तो शुरू हुआ है, हर एक दिन देखना, हर एक दिन क्लास इंटरेस्टिंग होती चली जाएगी। बस आपको क्लास में आके बैठना है और पूरा ध्यान से चीजों को देखना है। बस आप क्लास में आ जाओ, ध्यान तो मैं लगवा लूंगा अपने आप। ठीक है, चलो इतना हो गया हमारे पास। अब जब हमने ये सारी चीजें यहां पर समझ ली, जान ली, तो अब हमारे पास एक पॉइंट तो आता है, वर्ण के भेद। हालांकि ये क्वेश्चन आता तो नहीं है, पर क्योंकि हम चैप्टर पढ़ रहे हैं तो हमको देखना तो पड़ेगा। वर्ण के भेद, एक चीज पे, जैसे कहता है ना वो सनी देओल कहता है, उसमें कौन सी मूवी में कहता है, बॉर्डर में कहता है कि गल पल्ले बांध ले, कि अपने पल्ले बात को बांध ले, बात की गांठ मार ले। ठीक है, तो उसका मतलब क्या है? पक्का कर लो। हिंदी में हर एक चैप्टर, जो भी चैप्टर है, उसके जितने भी भेद हैं, वर्णों के कितने भेद हैं, ध्यान से सुनो, वर्णों के कितने भेद हैं, संज्ञा के कितने भेद हैं, सर्वनाम के कितने हैं, लिंग के कितने हैं, वचन के कितने हैं, कारक के कितने हैं, काल के कितने हैं, अव्यय के कितने हैं, क्रिया के कितने हैं, विशेषण के कितने हैं, रस के कितने हैं, छंद के कितने हैं, अलंकार के कितने हैं, है ना? ये सब, वाक्य के कितने भेद हैं, शब्दों के कितने भेद हैं, ये भेद आपको याद होने चाहिए कि कितने भेद हैं, भूतकाल के कितने भेद हैं, वर्तमान के। ये भेद अगर आपको याद होंगे तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट आप देखना, एक आध क्वेश्चन इनसे मिलता ही मिलता है। तो वर्ण के कितने भेद हैं बाबूजी? वर्ण के आपको बोलना पड़ेगा, वर्ण दो प्रकार के होते हैं, वर्णों के दो भेद होते हैं, जिसमें पहला भेद कौन सा है? जिसमें पहला भेद है स्वर। क्या है? जिसमें पहला भेद है स्वर। और बाबूजी जिसमें दूसरा भेद क्या है? जिसमें दूसरा भेद है व्यंजन। जिसमें दूसरा भेद क्या है? दूसरा भेद आपका व्यंजन है। स्वर और व्यंजन, स्वर को क्या कहा जाता है? स्वर को कहा जाता है आपका वोवेल इंग्लिश में, और व्यंजन को कहा जाता है कॉन्सोनेंट। तो ध्यान आपको रखना है, स्वर और व्यंजन, हालांकि इनकी चर्चा हम लोग आगे भी कर रहे होंगे, परंतु फिर भी इसके बारे में एक पंक्ति में बताता चलूं। यहां पर स्वर किसको कहते हैं? स्वर वे वर्ण जिनके उच्चारण में, जिनको बोलने में, उच्चारण मतलब प्रोनंसिएशन में, जिनको बोलने में, जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती। इनको बोलने के लिए हमको किसी और वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, ये अपने आप आराम से बोले जाते हैं। वे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, नहीं लेनी पड़ती है, वो क्या कहलाते हैं? वो आपके स्वर कहलाते हैं। इनको बोले जाने के लिए किसी और वर्ण की सहायता की जरूरत नहीं पड़ती है। जबकि व्यंजन में आपको ध्यान रखना है, व्यंजन में ध्यान रखना है, वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से, इनको बोला ही जाता है स्वरों की सहायता से, वे वर्ण जिनको स्वरों की सहायता से बोला जाता है, वे वर्ण जिनको स्वरों की सहायता से
बोला जाता है। स्वर स्वर ही जब उनके साथ में लगेंगे तभी वो बोले जाते हैं, उससे पहले तो नहीं। बेटे पढ़ने पे ध्यान दो आप। हाँ, जितना ज्यादा पढ़ने पे ध्यान दोगे उतना ज्यादा आपका कल्याण होगा। अभी मैं बहुत जबरदस्त चीज पे जाने वाला हूं जहां से प्रश्न आते ही आते हैं, ठीक है। तो स्वर क्या है? वे वर्ण जिनको बोलने में किसी और वर्ण की सहायता की जरूरत नहीं पड़ती। और स्वर कौन, व्यंजन कौन से हैं? तो वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उनको व्यंजन कहते हैं। अभी के लिए आप इतना जान लीजिए। यहां तक क्लियर है सब? बताएं। यहां तक मेरी आदत है, मैं पूछता रहता हूं बीच बीच में, जिससे किसी बच्चे को दिक्कत है। हाँ, यूपीएसआई के लिए पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कुछ कुछ चैप्टर्स जो हैं जिनको मैं थोड़ा सा शैलो लेवल पर रखूंगा, जैसे अव्यय को थोड़ा सा शैलो लेवल पर रखेंगे, थोड़ा नॉर्मल पढ़ाएंगे, क्योंकि यूपीएसआई में आते हैं, कांस्टेबल में नहीं आते हैं। तो वो आप ममतेश सर से देख लेना अगर आपका मन करेगा तो, ठीक है। और साफ साफ लिखा, अरे भाई सब साफ ही तो लिख रहा हूं मैं। समझ में नहीं आ रहा है लिखा हुआ? बताना एक बार किस किस को समझ में नहीं आ रहा है भाई। इतना तो साफ लिख रहा हूं। अब तो फिर एक काम करेगा, सब ऐसे डंडे खींच खींच कर, ये ऐसे कर करके लिखना पड़ेगा मुझे। इतना तो सही लिख रहा हूं। हाँ, सीजीएल में आती है, शर्म नहीं आ रही? या तो नशे कर रखे भाई तुमने। इतना तो सही सही लिख रहा हूं, इतना तो साफ समझ में आ रहा है। चलो, अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर चलते हैं जिसको आपको ध्यान से समझना है। अब पेपर में देखो क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं आपके। मेरे साथ भाई छेड़खानी नहीं चलेगी। मैं मोहब्बत करता हूं बच्चों को बहुत ज्यादा, पर मेरे को अगर छेड़ोगे ना तो भाई सब मामला ठीक नहीं रहेगा। चले, बहुत बढ़िया। देखो अब मैं ना आपको बताता हूं पेपर में कुछ क्वेश्चंस, उन्हीं के आधार पर फिर आगे चीजें डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है। यहां पर पेपर में क्वेश्चन आएगा हिंदी वर्णमाला में। किस तरह से क्वेश्चन आएंगे? क्वेश्चन आएगा हिंदी वर्णमाला में, हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या। पेपर में क्वेश्चन आएगा हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या, हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या। एक क्वेश्चन तो ऐसे पूछ लेता है, या पूछ लेता है वर्णमाला में वर्णों की संख्या, या पूछता, एक क्वेश्चन ही पूछता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, वर्णमाला में स्वरों की संख्या, वर्णमाला में स्वरों की संख्या, वर्णमाला में स्वरों की संख्या। एक क्वेश्चन ये पूछता है। एक क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, एक क्वेश्चन क्या पूछता है? एक क्वेश्चन पूछता है वर्णमाला में, वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या, वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या, वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या। एक प्रश्न ये पूछता है। ये अभी पूछा था लास्ट जो यूपीएसआई हुआ था 60-244, लास्ट यूपीपी जो हुआ था 60 वाला, उसमें, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछता है, मुझे बताया आप लोग उत्तर दे रहे हो, वर्णमाला में, इन सब का उत्तर देंगे हम लोग, वर्णमाला में मूल, वर्णमाला में, ध्यान से सुनिएगा, वर्णमाला में मूल व्यंजनों की संख्या, वर्णमाला में मूल व्यंजनों की संख्या, वर्णमाला में मूल व्यंजनों की संख्या। और भाई साहब एक चीज पूछेगा, वर्णमाला में कुल व्यंजनों की संख्या, वर्णमाला में कुल व्यंजन, टोटल कितने व्यंजन हैं, वर्णमाला में कुल व्यंजनों की संख्या, ठीक है। इन चीजों को अब आप इनका उत्तर भी दे रहे होंगे, बहुत बढ़िया, बट मैं आपको हर एक चीज सिद्ध करके दिखाऊंगा। बहुत शानदार, शाबाश मेरे बच्चों, शाबाश मेरे बच्चों, हर चीज पे हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, एक गेम खेलते हैं बड़ा प्यारा सा, क्योंकि जिंदगी में खेल खेलते रहने चाहिए, और वो खेल ऐसे नहीं होने चाहिए शातिर वाले, वो नाटकों में जो चलते हैं, टूनू ऐसी टोन बजती है जिसमें नहीं। गेम खेलने का मतलब है नई नई चीजें रोचक ढंग से करते रहना चाहिए। तो यहां पर आप ध्यान से देखें, यहां पर अगर मैं आपसे पूछूं, जैसे ये पहला ही क्वेश्चन है, वर्णमाला में वर्ण बताना कितने हैं। अगर आज की उसमें पूछा जाए वर्णमाला में वर्ण कितने हैं, उत्तर दो। सब लोग उत्तर देंगे, हर एक बच्चा इसका उत्तर देगा। एक भी बच्चा जो क्लास में है वो भी उत्तर देगा, जितने बच्चे देख रहे हैं। हाँ, मैं अच्छे से पढ़ाऊंगा, आप चिंता मत करो, सब चीजें आपको एक चीज, वाह शाबाश, लाइन लग जानी चाहिए, धुआं उड़ जाना चाहिए भाई साहब। हाँ, इतने कमेंट आ जाएं। देखो पहले क्या होता था, अभी 1-1.5 साल पहले ही लगभग अपडेशन हुआ है, पहले 52 थे, अभी क्या है
अभी हैं 52+1। क्या है बाबू? 52+1। आप कहोगे मास्टर जी 52+1 लिखने की क्या जरूरत है, डायरेक्ट 53 लिख दो। हाँ भाई 53 लिख देंगे। एक इसलिए यहां पर यह बताया जा रहा है कि पहले 52 थे, अब 53 आ गए हैं, +1 ये दर्शाता है। तो अगर पेपर में क्वेश्चन आए कि वर्णमाला में वर्ण कितने हैं, तो बाबूजी आपको 53 बताने हैं। आइए एक काम करते हैं, इनको गिनते हैं कैसे कैसे हैं, क्या क्या होगा। तो सबसे पहले आपको पता है वर्णमाला में क्या है। वर्णमाला में पहले क्या है, स्वर हैं। और स्वरों की संख्या कितनी है? स्वरों की संख्या है 11। क्या है? स्वरों की संख्या कितनी है? 11। यही सही है। ये एक क्वेश्चन इन्होंने पूछ लिया था कि भाई वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या कितनी है, तो 11 में 2 जोड़कर अयोगवाहों को, अंग और अ को जोड़ करके इन्होंने क्या बना दिया, 13 बना दिया। वो एक बार का इंसिडेंट है, वो अपवाद के तौर पर, परंतु मैं बताऊंगा। वर्णमाला में स्वरों की संख्या है 11। और वो कैसे है मेरे बाबूजी? वो यहां पर आप देखो, अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, री, ए, आए, ओ और औ। तो इनको आप यहां पर देखेंगे तो संख्या कितनी हो जाएगी? संख्या 11 बनती है। कितनी बनती है? 11। इनको गिनेंगे तो 11 ही आपको मिलेंगे। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। स्वर तो हमारे हो गए। अब व्यंजनों में अगर आप देखोगे तो सबसे पहले कौन से आते हैं? सबसे पहले आते हैं स्पर्श व्यंजन। सबसे पहले कौन से आते हैं? सबसे पहले आते हैं स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, अब इनके मायने भी सब बताऊंगा मैं आपको, ध्यान से देखो। स्पर्श व्यंजन, तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? 25। क्योंकि आपने देखा होगा कि 5 ग्रुप है, 5 वर्ग हैं। आपका क वर्ग है, च वर्ग है, ट वर्ग है, त वर्ग है और प वर्ग है। क ख ग घ अंग, उसके बाद यहां पर आ जाता है छ छ ज झ इय, उसके बाद आ जाता है ट ठ ड ढ और अण, उसके बाद आ जाता है त थ द ध और न, उसके बाद आ जाता है प फ ब भ और म। प फ ब भ म। तो ये आपके 5 वर्ग हैं, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। और हर एक वर्ग में 5-5 हैं। तो 5 पंजे कितने हो जाएंगे बाबूजी? 5 पंजे हो जाएंगे 25। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। उसके बाद स्पर्श व्यंजन के बाद कौन से आ जाते हैं? स्पर्श व्यंजन के बाद आ जाते हैं अंतस्थ व्यंजन। कौन से? अंतस्थ व्यंजन आपके आ जाते हैं। अंतस्थ व्यंजन क्यों कहते हैं? क्योंकि स्पर्श व्यंजन और ऊष्म व्यंजनों के बीच में है, स्वरों के और व्यंजनों के बीच में, इसलिए अंतस्थ कह देते हैं। बिल्कुल कचट तप। तो इनकी संख्या कितनी है बाबूजी? इनकी संख्या है 4। कौन कौन से हैं ये हैं आपके य, र, ल और व। य, र, ल, व, ये 4 आपके अंतस्थ व्यंजन हो जाएंगे। ये पूरी टेबल मेरे साथ आप समझ लो, फिर दिक्कत खत्म आपकी। ठीक है, उसके अंतरराष्ट्रीय व्यंजन, भाई अंतरराष्ट्रीय व्यंजन नहीं पढ़े जाएंगे यहां पर। करो भाई, पानी चल गया कान में, पानी। अभी बताओ, आवाज आ गई? कोई तो लिख रहा है कि पानी आली पानी प्यादे क्यों अनबोल खड़ी होगी, के कुएं का नीर से पड़ गया ठाके डोल खड़ी होगी, पानी आली पानी प्यादे। ऐसा कोई गाना लिख रखा है भाई आपने? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है दोस्तों। अभी आ गई क्या आवाज? बताइए, अभी आ गई क्या आवाज? हाँ भाई, सब ऐसी चीजें हो जाती हैं, ऐसी चीजें हो जाती हैं लाइफ में। शांत रहना चाहिए और चीजें। ठीक है, एक बार बताओ ओके है ना आवाज? कोई दिक्कत तो नहीं? मैं बता रहा था ऊष व्यंजन है आपके 4। कौन कौन से? श, श, स और ह। ठीक है, ये आ गए आपके। ऊष्म व्यंजनों के बाद आपके कौन से आ जाते हैं?
ऊष्म व्यंजनों के बाद हम द्विगुण व्यंजनों को गिन लेते हैं। द्विगुण, इन्हीं को उत्क्षिप्त कहते हैं, इन्हीं को ताड़न जात कहते हैं। एक एक चीज समझाऊंगा मैं आपको। हाँ, क्या कंफ्यूजन है बच्चे, बताओ बाबू। अभी पहले मेरे को पूरा करने दो आप। अनिशा वर्मा कह रही है बच्ची सर मेरा नाम ले दो, ले दिया आपका नाम। द्विगुण व्यंजन, द्विगुण व्यंजन, द्विगुण व्यंजन की संख्या कितनी है? द्विगुण व्यंजनों की संख्या है 2। कौन सा? आपका अड़ और आपका अढ़, अड़ और अढ़, ये 2 हो गए आपके। उसके बाद 4 हो जाते हैं आपके संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन 4 क्या हो जाते हैं? संयुक्त व्यंजन। 4 संख्या कितनी हो जाती है? संयुक्त व्यंजन 4 हो जाते हैं, जिसमें आप देखो कौन कौन से। आपका क्ष, आपका त्र, आपका ज्ञ और आपका श्र, ये 4 आपके संयुक्त हो जाते हैं। ध्यान से देखो, 4 आपके संयुक्त हो गए। उसके बाद 2 हो जाते हैं आपके अयोगवाह। अयोगवाह यानी कि जो न स्वर हैं और ना व्यंजन है। अयोगवाहों की संख्या कितनी है? 2। इसमें कौन सा है? एक है अंग और एक है अह। एक है अंग और एक है अह। और एक जो आपका है, जो नया जुड़ा है 52+1 वाला, ये है विशिष्ट व्यंजन। ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है विशिष्ट व्यंजन। ये आपका विशिष्ट व्यंजन कहलाता है और इसकी संख्या है 1। देखो, ल तो लिखा जाता है ऐसे, और ये कैसे लिखा जाएगा? ये लिखा जाता है ऐसे, ऐसे ना, ये इस तरह से लिखा जाता है। ये है ल, ये है अड़। ये क्या है? ल, ये है अड़। मैं बताता हूं आपको दोनों का अंतर क्या है। अगर आप दिल्ली में रहते हैं या ऐसी सिटीज में रहते हैं जहां पर सीधी सीधी बातें होती हैं, है ना, अरे भाई ये काला रंग नहीं पहनूंगा मैं। पर अगर आप गांव में चले जाओ, विशेषकर आप पश्चिम उत्तर प्रदेश में चले जाओ, विशेषकर आप हरियाणा में चले जाओ, तो अगर आपने गांव में बोल दिया अरे ये काला रंग में नहीं पहनूंगा, तो आपकी बेइज्जती इतनी खतरनाक होगी, क्या कहना। अगर आपने काले को काला कह दिया, काला काला, है ना, काला शब्द क्या है? काला। बोला क्या जा रहा है? काला, ना कि काला। तो ये जो अड़ बोला जा रहा है ना, कौन कवे तुझे बहू काले की, सुना है ना गाना हरियाणवी, कौन कहे बहू काले की, तो काले की बहू, ना कि अगर ये से कि तुझे कौन कवे बहू काले की, तो मजा नहीं आएगा। सीधे आएगा कौन कवे बहू काले की, मैं खाल तार दूं, ऐसे आता है फिर आगे। तो काला, ये अड़ उच्चारण है, इसलिए ये विशिष्ट व्यंजन है। चलो अब एक काम करते हैं, हमने इतनी मेहनत करी है, मैं प्रैक्टिकल वे में चीजें समझा रहा हूं आपको, तो समझ में आएगा आपको। अब हमने 53 गिने हैं। अब गिनती किस किस को आती है वो चीज ध्यान से देखना और चीजें समझ में आएंगी। 11 और 25 कितने होते हैं? मेरा गणित कमजोर है, आप दीपक भाटी सर से पढ़ते हो, आप राहुल तेवतिया जी से पढ़ते हो, तो आपकी तैयारी तो बढ़िया होगी, इसमें तो कोई दो राय नहीं। 25 और 11 कितने हो जाते हैं भाई, बताना एक बार। मेरे हिसाब से 36 हो जाते हैं। कितने? 36 हो जाते हैं। 36 और 4 40, 40 और 4 44, 44 और 2 46, 46 और 4 50, 50 और 2 52, 52 और 1 53। बोलो मैंने सच बोला था या झूठ बोला था? बोलो बताना, मैंने सच बोला था या मैंने झूठ बोला था? हाँ, द्विगुण का प्रयोग कहां होता है? सब बताएंगे, सब बताएंगे, चिंता मत करो। आत्मा तृप्त कर दी जाएगी, इस कदर चीजें पढ़ाई जाएंगी। आत्मा भी कहेगी जियो राजा। हाँ, बोलो मैंने सच बोला था या झूठ बोला था? झूठ बोला था। जब झूठ बोला है तो शाम को रोटी नहीं मिलेगी भाई, आज भूखा सोना पड़ सकता है। ठीक है, चलो, तो कुल मिलाकर के 53 हमारे हो जाएंगे। अब मूल बात है, देखो क्वेश्चंस का आंसर करो। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या तो हमने जान लिया कितना है भाई, 53 है, हमने सिद्ध भी करके देख लिया है। कितना है? 53 है। वर्णमाला में स्वरों की संख्या तो हमने जान लिया 11 है। पर जैसे एक क्वेश्चन पूछ लिया गया था, अगर पूछ लिया जाए भाई क्या कहने भाई, सब समझ में आएगा भाई, चिंता मत करो। हिंदी का एक एक शब्द आपके दिमाग में होगा, और पक्की बात है अपने साथियों से पूछ लो जो भी पेपर दे के आए हैं, 37 में 37 वाले बहुत मिल जाएंगे। हिंदी में 37 में 37 आना। साहित्य भी जो जो चीजें पढ़ाई गई वही पेपर में छपी मिली, ठीक है। और 35 वालों की तो लाइन ही नहीं टूटने वाली भाई साहब, इस बात का ध्यान रखना। बस मेरे साथ जुड़ जाओ, हिंदी में जिंदगी में कोई दिक्कत नहीं आने वाली।
ठीक है। अगर पूछेगा स्वरों की संख्या तो 11 बताना, बट अगर ऐसे पूछ ले कि कुल स्वरों की संख्या, तो वो क्या करता है ना, 11 और प्लस 2 अयोगवाह जोड़ दिए उसने इसमें। तो अयोगवाहों को, अयोगवाह एक्चुअल में तो क्या है, ना तो ये स्वर है ना ये व्यंजन है, परंतु एग्जामिनर ने क्या काम किया कि कुल स्वरों की संख्या में 11 प्लस 2, तो ये 11 दो अयोगवाह जो है कौन कौन से, अंग और अ, इनको भी स्वरों में जोड़ दिया और इनको टोटल कितना बना दिया, टोटल बना दिया 13। तो अगर पेपर में आ जाए कुल स्वरों की संख्या तो 13 बता देना, और केवल आ जाए तो 11 बता देना। अब ध्यान से सुनना इन दोनों चीजों को। अगर एग्जामिनर पूछे कि भाई मूल व्यंजन कौन से हैं, बेसिक व्यंजन बिल्कुल जिनमें कोई मिलावट नहीं है, कि कुछ भी नहीं है, कोई मिलावट नहीं है, तो वो जानने के लिए आपको मेरे साथ आगे चलना पड़ेगा। ठीक है, आपको मेरे साथ आगे चलना पड़ेगा। यहां पर ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ये जो है आपके स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन, ध्यान से, जो हमारे स्पर्श व्यंजन है, जो हमारे अंतस्थ व्यंजन है और जो हमारे ऊष्म व्यंजन है, इन तीनों को ही मूल व्यंजन कहा जाता है। इन तीनों को ही क्या कहते हैं, इन तीनों को ही मूल व्यंजन कहा जाता है। ये तीन प्रकार के व्यंजन ही मूल व्यंजन कहलाते हैं। और इसमें कितने, 25 तो आपके स्पर्श हो गए, 4 आपके अंतस्थ हो गए और 4 आपके ऊष्म हो गए। 25 4 29, 4 33, तो 33 आपके मूल व्यंजन हो गए। ध्यान रख लेना, अगर तुमने गड़बड़ करी पेपर में बैठ के भी, तो भाई साहब अदृश्य रूप से थप्पड़ कितने लग जाएंगे तुमको पता नहीं लगेगा। वहीं रहता हूं मैं, ऐसे छा जाता हूं पेपर में, और जो भी मुझे गड़बड़ करता दिखता पट्ट से लगता है। 11 और 13 ऑप्शन देखो, मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनना, मैंने पहले लिख दिया। अगर पूछेगा वर्णमाला में स्वरों की संख्या, क्वेश्चन ही ये होगा वर्णमाला में स्वरों की संख्या, अगर स्वरों की संख्या पूछेगा तो 11 बताना है। बट अगर क्वेश्चन ऐसा हुआ, दिखा दूंगा मैं आपको क्वेश्चन भी, अगर पूछेगा वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या, ये ऐड कर दिया शब्द, तो 13 बताना है। 11 और 13 तो हर बार रहेंगे ऑप्शंस में, ठीक है, पर इस चीज पर ध्यान देना है कि किस तरह से पूछ रहा है। ओके, चलो, तो यहां पर तो ये कितने हो जाएंगे, ये 33 हो जाएंगे, 33 मूल व्यंजन। और अगर कुल व्यंजन पूछने लगा, क्या पूछने लगा, कुल व्यंजन पूछने लगा, तो कुल व्यंजन में मूल व्यंजन तो आपके हैं ही, ये द्विगुण व्यंजन भी आ जाएंगे, ये संयुक्त भी आ जाएंगे और ये विशिष्ट भी आ जाएंगे। ठीक है, अयोगवाह तो आता ही नहीं है, ना स्वर है ना व्यंजन है। तो अगर आपसे यहां पर, तो वर्णमाला में मूल व्यंजन तो 33 हो जाएंगे। अब मुझे बताओ वर्णमाला में कुल व्यंजनों की संख्या कितनी है, जीत जाओ मेरे शेर। हाँ, नोट्स बनाना चाहो तो बना लो, नहीं बनाना, अगर पहले से बने हुए हैं अगर किसी के, तो उन्हीं को रिवाइज कर लो आप। हाँ, बताओ, आंसर आना चाहिए। मूल कुल व्यंजन, तो कुल व्यंजन में देखो, कुल व्यंजन में अगर आप देखो, तो मैं एक बार बना देता हूं भाई यहां से बढ़िया तरह से चीजें। कुल व्यंजन में तो देखो, स्पर्श आ गए, स्पर्श के बाद अंतस्थ आ गए, अंतस्थ आ गए, उसके बाद ये भी हो जाएगा यहां पर, अंतस्थ आ गए, उसके बाद ऊष्म आ गए, उसके बाद द्विगुण आ गए, द्विगुण, ठीक है, उसके बाद कौन से आ गए, उसके बाद संयुक्त आ गए, और संयुक्त के बाद विशिष्ट आ गया। तो बस इनको लिख दो और बस जोड़ दो सबको। तो आप यहां पर देखो, आप यहां पर देखो, ये सब व्यंजन है। स्पर्श कितने हैं, तो स्पर्श तो 25 हैं भाई। अंतस्थ कितने हैं, 4 हैं। ऊष्म कितने हैं, 4 हैं। द्विगुण कितने हैं, 2 हैं। संयुक्त कितने हैं, 4 हैं। और विशिष्ट कितने हैं, 1 हैं। तो 25 4 29 4 33, ये तो मूल व्यंजन हो गए। इन्हीं में 2 जुड़े, तो 35, 33 और 2 35, 35 और 4 39 और 1 40। तो टोटल इनका योग आप करोगे तो कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। और ये केंद्रीय हिंदी निदेशालय के अनुसार मोस्ट ऑथेंटिक डेटा है। ठीक है, यह बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। तो अगर क्वेश्चन आया, पेपर में पूछ लिया स्पर्श व्यंजन कितने हैं, तो 25, अंतस्थ पूछ लिए तो 4, ऊष्म पूछ लिए तो 4, द्विगुण पूछ लिए तो 4, संयुक्त पूछ लिए 4, विशिष्ट पूछ लिए 4। अगर वर्णमाला में संख्या से कोई क्वेश्चन आएगा तो इस स्लाइड से बाहर नहीं जाएगा, स्क्रीनशॉट लेकर रख लो उसका। बोलो, बात समझ में आई? बोलो बच्चों, नीनी आ रही है? नीनी, नीनी, तो दूध भी तो पीना होगा। हाँ, लाओ तुमको सुला दूं।
हाँ भाई, तुम्हारी भी गलती कुछ नहीं है, सुबह से पढ़ रहे हो। खूब प्रसन्न रहा करो, टेंशन मत लिया करो, एवरीथिंग विल बी फाइन, सब कुछ अच्छा होगा। हाँ ठीक है, बताओ एक बार थम्स अप करो सब लोग, बात समझ में आ गई जहां तक पढ़ाया था? बात समझ में आ गई? थम्स अप करो। एक एक चीज जो मैंने पढ़ाई है वो दिमाग में गई या नहीं गई? एक एक चीज जो मैंने पढ़ाई है दिमाग में गई या नहीं गई, ये बता दो बस। मौज आ गई नहीं आ गई? मौज आ गई नहीं आ गई? हाँ, आज जैसी मौज आई है ना, इससे खतरनाक मौज कल आएगी। एक एक चीज ऐसी आएगी, और मस्ती तो हमारी, हस्ती जिंदा है तो मस्ती जिंदा है। देखो मेरे को ऐसे पढ़ाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। देखो आपने देखा होगा कि बहुत सारे शिक्षक गण हैं, वो पढ़ाते हैं ऐसे। वर्णमाला, वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित समूह को कहते हैं, इतना। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, ये अच्छा नहीं, सॉरी, भाषा की सबसे छोटी इकाई, वो मुख से निकलने वाली सबसे छोटी ध्वनि है। उसके बाद वर्ण के दो भेद हैं, स्वर और व्यंजन। उसके बाद ये बताया सब, और तो बच्चों कैसा समझ में आया? भाई मैं से बिल्कुल नहीं पढ़ा सकता, मेरे को चाहिए मजाक मस्ती, और भाई सब फुल ऑफ नॉलेज, फुल ऑफ कॉन्सेप्ट। चलो पीडीएफ मिलेगी। अब मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं दोस्तों, मुझे बस एक बार ये बता दो कल कौन कौन मिलेगा मेरे को 12 बजे। हाँ, जिसने वादा तोड़ा, भाई साहब बढ़िया बात नहीं होगी। हाँ बिल्कुल ऐसे ही, देखो अभी तो सब चल रहा है, हर एक चीज आपकी क्लियर हो जाएगी। आप पहली बार अगर मुझसे पढ़ रहे होंगे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आप हिंदी अंतिम बार पढ़ रहे होंगे किसी भी एग्जाम के लिए, ठीक है? वैसे तो ये है, पर आपको दोबारा जरूरत ही नहीं पड़ने वाली है। ठीक है, तो कल 12 बजे मिलते हैं दोस्तों, तरीके से तैयार रहना। और यह है खाकी अगेन बैच, जिसमें हिंदी की जिम्मेदारी अंकित सर ने मुझे दी है, जिसको भली भांति निभाऊंगा मैं। और ये बैच देखो, अभी तो ये 3 दिन बाद तो मिलेगा 799 का, 800 रुपए इसमें लगाने पड़ेंगे। बट अगर आप आज कल और परसों इसको ले लेते हो तो 639 में मिल जाएगा, कोड डाल देना UPP20। और अगर एसआई वाला बैच लेना चाहते हो तो एसआई वाले बैच के लिए सिंपल है, एक कॉम्बो बैच है, ये कॉम्बो बैच ले लो 959 में, और इसमें कूपन कोड डालना ना combo20। ठीक है, तो मिलते हैं कल 12 बजे बहुत ही शानदार क्लास में। अपना ध्यान रखिए। आपका मुझे इतना ज्यादा प्यार देने के लिए दिल से धन्यवाद। और अब आराम करो, खाओ पियो, रेस्ट करो। मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। अब क्या बोला जाएगा? गुड नाइट गाइस, लव यू ऑल, बाय।